हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीका, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 8 है। जी हाँ, आप इसे दूसरे रूप में समझ सकते हो कि आज हम लोग भाग 8 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर भी हमने आपको यही बताया था कि आज का यह वीडियो भाग 8 है। लेकिन यदि आप पिछला वीडियो यहाँ पर देख के आए होंगे तो आपको यह पता होगा कि पिछले वाले वीडियो में जो कि हमने भाग 8 ही का बनाया था, उसमें हमने जो भी इस भाग में जितना भी कंटेंट हमने आपको पढ़ाने के लिए डाला था स्लाइड्स, वो सारा कवर नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे पास समय सीमित था और हम मैक्सिमम जितना भी स्लाइड हो सकता था आपको समझा सकते थे। हम वो सभी हमने आपको समझाया था, लेकिन फिर भी कुछ स्लाइड्स बाकी रह गई थी इस भाग की। इसलिए हमने सोचा कि आपको वो सारे स्लाइड एक नई वीडियो में समझाया जाए, जिसे हम लोग भाग 8 का पार्ट 2 नाम दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो यानी भाग 8 के पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग फिर से न्यू मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको याद हो पिछले वाली वीडियो यानी भाग 8 के पार्ट 1 में हमने न्यू मेथड के बारे में पढ़ा था। क्या का न्यू मेथड, तो किस प्रकार से एक रैखिक असमीका को सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उससे रिलेटेड हमने कई सारे ये इसके स्टेप्स के बारे में पढ़े थे, इसके रूल के बारे में पढ़ा था हमने कि किस प्रकार से जो नया मेथड है वो काम करता है। और उससे भी पहले हमने प्रयास और भूल विधि के बारे में पढ़ा था। हालांकि ये सब स्लाइड का चर्चा हमने पिछले वाली वीडियो यानी भाग 8 के पार्ट 1 में कर लिया था, इसलिए ये सारे स्लाइड को आज के इस वीडियो में हम लोग स्किप करेंगे और शुरुआत करेंगे हम लोग इस स्लाइड से। क्योंकि यदि आपको याद हो तो हमने पिछले वाले वीडियो में यानी भाग 8 के पार्ट 1 में इसी स्लाइड तक रखा था, यानी इसी स्लाइड तक हम आपको समझा पाए थे। और यही दोनों ये नियम है जो कि ये न्यू मेथड का 2 नियम है जो कि आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बिना यदि आप ये वाला वीडियो भाग 8 का पार्ट 2 देखोगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। इसलिए सबसे पहले आप वह वीडियो जाके देखो, यानी कि भाग 8 का पार्ट 1, जिसमें हमने नियम 1 और नियम 2 के बारे में चर्चा किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत उदाहरण नंबर 1 से। यह उदाहरण इसी 2 नियम पे बेस्ड है, यानी कि ये 2 नियम को आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको हम आज की इस वीडियो में इसे समझाएंगे। लेकिन इस उदाहरण को समझने के पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अब तक हमने बहुत सारे इक्वेशन को या कहीं समीकरण को सॉल्व किए हैं। और देखिए अब तक हमने बहुत से समीकरण को सॉल्व किए हैं और आज हम असमीका को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप हमारा वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हम लोग रैखिक असमीका को, इनफैक्ट ये कि हम लोग असमीका को समीकरण से कुछ जोड़ के, उसके दोनों कॉन्सेप्ट को कुछ जोड़ के इस असमीका को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि समीकरण की मदद से हम लोग असमीका को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कि कैसे एक असमीका को सॉल्व किया जाता है उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा समीकरण का हेल्प लेंगे। देखिए यदि मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक समीकरण लिखूँ, चूँकि हम यहाँ पे एक रैखिक असमीका पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग एक रैखिक समीकरण का ही उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं x + 2 + 9 = x - 2x + 3। ये मैंने आपके स्क्रीन पे कुछ उदाहरण लिखा और यदि मैं कहूँ कि आप इसे सॉल्व करो, यानी यहाँ पे x का मान क्या होगा आप इसे निकालो, तो आप इसे कैसे निकालोगे? आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे बनाने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा, और यदि आपने ऐसा किया होगा तो आप यहाँ इसे किस प्रकार से किए होंगे, आपका आंसर भी आ ही गया होगा क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आप अपनी प्रोसीड्यूर यानी किस प्रकार से आप इसके आंसर तक पहुँचे हैं उसको गौर से देखो, तो आप ये पाओगे कि आप ये दिए गए समीकरण को कुछ इस प्रकार से हल किए होंगे। कैसे? आप
LHS और RHS दो भाग है इस समीकरण का, LHS और RHS। आप दोनों भाग में से एक भाग में पूरा चल ले आए होंगे और दूसरे भाग में पूरा अचल ले आए होंगे। जैसे कि यदि मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर चर कौन कौन सा है और अचर कौन कौन सा है, तो आप यह बोलोगे कि यहाँ पर चर x है, ये x है और ये 2x है। यानी कि दिए गए समीकरण में हमारा कुल 3 चर है। उसी प्रकार से यदि मैं पूछूं कि यहाँ पे अचर कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे 2 है, 9 है और 3 है। यानी कि यहाँ पे 3 अचर भी है। और आप इसे सॉल्व कुछ इस प्रकार से किए होंगे कि आप सबसे पहले सारे चर को एक तरफ ले आए होंगे और सारे अचर को एक तरफ ले आए होंगे, एक तरफ ले आए होंगे। यानी कि आपने शिफ्टिंग किया होगा। जैसे कि यहाँ पे यदि हम शिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2x क्या हो जाएगा, -x, और ये +2 है, और ये -x इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा। यानी कि हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x + x इक्वल टू, और ये अचर को हम लोग इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 - 9 - 2। अब यदि आप इसे और अच्छी तरीके से और सिंप्लीफाइड रूप में सॉल्व करना चाहोगे तो ये बनेगा 2x इक्वल टू -9 - 2 -11 और -11 + 3, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो हमने अभी आपको प्रश्न लिया वो क्या हो गया, सिंप्लीफाइड रूप में 2x इक्वल टू -8। और यहाँ से आप x का जो कोफिशिएंट 2 है उसको आप लोग RHS तरफ ले जाके यहाँ पे x का मान निकाल लिए होंगे, जो कि आया होगा x इक्वल टू -4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसी प्रकार से दिए गए प्रश्न को हल किया होगा। यहाँ पर यदि आप गौर से देखोगे तो आप यहाँ पाओगे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे चर को इक्वल टू के एक तरफ कर लिया और अचर को इक्वल टू के एक तरफ कर लिया, और वहाँ से हम लोग दिए गए चर का मान निकाल दिए। इसी को यदि हम दूसरे रूप में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि पूरे प्रश्न में जो अभी हमने प्रश्न देखा उस पूरे प्रश्न में हमने शिफ्टिंग तो किया, लेकिन शिफ्टिंग हमने क्यों किया, हमने चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ क्यों किया। यदि आप ध्यान से इस प्रश्न को देखोगे, ध्यान से समझ के इसे बनाओगे, तो आप यह पाओगे कि हमने शिफ्टिंग इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारे चर का जो कोफिशिएंट है, जो चर के बगल में जो संख्या लिखी गई है, जो चर का जो कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे चर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे जो चर का कोफिशिएंट है उसको हम लोग 1 बनाना चाहते थे, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पे चर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। और जैसे ही हम जानते हैं कि जैसे ही जब भी किसी भी चर का कोफिशिएंट 1 हो जाता है तो वहाँ से हम लोग उस चर का आसानी से उस चर का मान निकाल सकते हैं। और यही करने के लिए हम लोग चर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए ही ये सारा शिफ्टिंग किए, यानी सारा चर को एक तरफ और सारे अचर को एक तरफ किए। तो इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाते हुए, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, कौन सा कॉन्सेप्ट कि चर के कोफिशिएंट को 1 कर देना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और इस उदाहरण यानी दिए गए असमीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है, 30x > 200 को हल ज्ञात कीजिए जब x एक प्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्णांक है। देखिए अभी हमने बताया कि हम लोग जब भी कोई इक्वेशन, कहने का तात्पर्य समीकरण, जब भी हम लोग हल करते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग क्यों करते थे, क्योंकि हमें चाहते थे कि हम लोग चर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर दें। ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि जैसे ही हम लोग चर का कोफिशिएंट 1 कर देते हैं वैसे ही हमें दिए गए चर का मान पता लग जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग इस असमीकरण को भी सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 30x > 200। एक बात और, जैसे कि हम लोग समीकरण में जो कि अभी मैंने आपको प्रश्न दिया उसमें हम लोग कोफिशिएंट 1 कैसे करते थे, शिफ्टिंग करके, यानी चर को एक तरफ करते थे और अचर को इक्वल टू के एक तरफ कर देते थे, यानी शिफ्टिंग करके हम लोग चर के कोफिशिएंट को 1 करते थे। लेकिन यहाँ पर असमीकरण को सॉल्व करते वक्त हम लोग चर के कोफिशिएंट को 1 तो करेंगे ही, लेकिन शिफ्टिंग करके नहीं करेंगे। शिफ्टिंग यानी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करके नहीं करेंगे, बल्कि जो अभी हमने पिछले वीडियो में यानी भाग 8 के पार्ट 1 में ये नियम 1 और नियम 2 जो समझा था उसके जरिए हम चर के कोफिशिएंट को 1 करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको याद हो तो हमने पिछले वाली वीडियो
यानी भाग 8 के पार्ट 1 में समझने का प्रयास किया था कि जब भी हम लोग एक असमिका के दोनों पक्षों में असमिका के चिन्हों को जब भी हम लोग एक असमिका के दोनों पक्षों यानी LHS और RHS दोनों तरफ जब भी हम लोग एक समान संख्या यानी एक इक्वल नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो चिन्ह होता है असमिका का वो नहीं बदलता है, वो वैसा का ही वैसा रहता है। ठीक उसी प्रकार जब भी हम लोग एक इक्वल ही संख्या से यानी एक सेम संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करते हैं तो वह वैसा का वैसा ही यानी चिन्ह जो हमारा रहता है असमिका का वो वैसा की वैसा रहता है। यही दो नियम को यूज करते हुए हम यहाँ पर असमिका को सॉल्व करते वक्त चर के कोफिशिएंट को 1 बनाने का प्रयास करेंगे। आप ये दो नियम को यदि डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको हमारा भाग 8 का पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है 30x इज लेस देन 200। यहाँ पर अभी हमने जाना कि हमें क्या करना है, तो हमें चर के कोफिशिएंट को 1 कर देना है। अब वो 1 कैसे करना है, तो या तो हमें कुछ ऐड करके 1 करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करके 1 करना है, या कहिए मल्टीप्लाई करके 1 करना है, या कहिए कि डिवाइड करके 1 करना है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा हम लोग इसे दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पे यदि गौर से देखो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा LHS तरफ एक चर दिया हुआ है, वो क्या है 30x। यदि हमें यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर चर का कोफिशिएंट क्या है 30 है, यदि हम इसे 1 बनाना चाहें तो वो कैसे बन सकता है, यदि हम इसको 30 से डिवाइड कर दें यानी भाग दे दें तो क्या ये चर का जो कोफिशिएंट अभी 30 है वो क्या 1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं, क्यों ना हम लोग दिए गए असमिका के दोनों पक्षों में यानी LHS और RHS दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर देते हैं। अब चूंकि हम लोग दोनों तरफ यानी दिए गए असमिका के दोनों पक्षों में 30 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारा जो चिन्ह दिया हुआ था लेस देन का वो बदलेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने पिछले वाली वीडियो यानी भाग 8 के पार्ट 1 में जो हमने नियम पढ़ा था उसके अनुसार हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग दिए गए असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या से डिवाइड यानी भाग या भी गुना करते हैं तो दिया गया असमिका का चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, उसी नियम के आधार पे हम लोग दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे 30 से डिवाइड किए तो जो हमारा नया असमिका बना, यहाँ से जो हमारा जो नया असमिका बना वो क्या बना, x इज लेस देन 200/30। यानी पहले हमारे पास कोई क्या असमिका था 30x इज लेस देन 200, अब क्या बन गया x इज लेस देन 200/30। यदि आप इसे और सिंप्लीफाई रूप में लिखोगे तो यह हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा x इज लेस देन 20/3। अब यदि आप कोई भी दिए गए असमिका को उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी उसके सबसे छोटे फॉर्म में लिख दोगे, यानी कि जब भी आप दिए गए असमिका में दिए गए चर के कोफिशिएंट को 1 कर दोगे तो मान लीजिए आपने दिए गए असमिका को सॉल्व कर दिया। कैसे, आइए अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी हमने दिए गए असमिका के चर के कोफिशिएंट को हमने 1 कर दिया। यहाँ पे चर के कोफिशिएंट कितना था, दिए गए प्रश्न में 30 था, और हमने इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमारा चर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि हमने चर के कोफिशिएंट को 1 कर दिया है। और जो हमारा नया असमिका बना वो क्या बना, x इज लेस देन 20/3। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। पहला क्या करना है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, हमारा जो नया असमिका बना वो क्या था 20/3, x इज लेस देन 20/3। अब जब भी आप दिए गए असमिका को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दोगे उसके बाद आप सभी इसके सॉल्यूशन को एक समुच्चय के रूप में आपको लिखना है। अब वो समुच्चय आप या तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो या फिर समुच्चय निर्माण विधि के रूप में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, आइए हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास था 30x इज लेस देन 200, जो कि नियम 2 का पालन करते हुए हमने इसको इस रूप में लिख दिया कि x इज लेस देन 20/3। अब हमारा प्रश्न कर रहा है पहला कि जब x एक प्राकृतिक संख्या है तो दिया गया असमिका का हल क्या होगा। हमने इस असमिका से इस असमिका तक पहुंचा, अब हम लोग इस असमिका को डील करेंगे। और इस असमिका को डील करते वक्त हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें पूछ रहा है कि जब x एक प्राकृतिक संख्या है यानी x एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 और एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यदि आप 1 2 3 थोड़ा सा पुट करके देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो निम्न आएगा, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी को आप लोग
एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो कि यहाँ पर जो x है वो x एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जहाँ पे x एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x जो है 20/3 से लेस है। इस फॉर्म में आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। या फिर आप इसे सीधे सीधे, यदि छोटा सा प्रश्न आपको छोटा सा असमीका मिला है तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इस दूसरा उदाहरण भी देखो। दूसरा में हमें क्या करना है, जब x एक पूर्णांक है, यदि हम इसी असमीका में x इज लेस देन 20/3 में एक पूर्णांक x की जगह पूर्णांक रखेंगे तो हमें इस प्रकार का हल समुच्चय मिलेगा, यानी कि -∞ से लेके हमारा 6 तक ये मिलेगा। अब -∞ तक तो हम लोग एक रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। यानी कि कुल मिला के इस प्रकार के किसी भी असमीका को सॉल्व करते वक्त हम लोग उसके सॉल्यूशन को एक समुच्चय के रूप में ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा है, समुच्चय का रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे x क्या है, नेचुरल नंबर, यानी ये प्राकृतिक संख्या x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, जहाँ पर x इज लेस देन 20/3 है। सॉरी, यहाँ पे x i इंटीजर से बिलोंग कर रहा है यानी पूर्णांक से, और यहाँ पर x जो है 20/3 से लेस है। इस प्रकार से आप दिए गए ये असमीका का सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग एक असमीका को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग एक और असमीका को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि हल कीजिए 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 जब x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है। तो चलिए फिर से हम उन्हीं सब नियम का पालन करेंगे कि सबसे पहले हमने अभी क्या जाना कि यदि हम किसी भी असमीका को सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग दिए गए असमीका में जो भी चर है उसका कोफिशिएंट 1 करने का प्रयास करेंगे। और वह 1 कैसे होगा, तो वह 1 दिए गए दो नियम जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके जरिए हम लोग दिए गए चर के कोफिशिएंट को 1 करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। और हमने एक बात और जाना कि कभी भी यदि हम लोग असमीका को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग शिफ्टिंग जो कि हम लोग समीकरण के वक्त यूज करते थे, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, वो हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। वह शिफ्टिंग हम लोग यहाँ भी करेंगे लेकिन इसे दूसरे रूप में करेंगे। कैसे, तो वह शिफ्टिंग हम लोग किसी भी संख्या को ऐड करके करेंगे, यानी जोड़ के करेंगे, या फिर घटा के करेंगे, या फिर गुना करके, या फिर भाग करके करेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि हम यहाँ पर दिए गए चर के कोफिशिएंट को 1 करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमें चर को एक तरफ लाना होगा और अचर को एक तरफ लाना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्यों ना हम दोनों तरफ सबसे पहले +3 ऐड कर देते हैं। और चूंकि हम लोग +3 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो असमीका का जो चिन्ह है वो नहीं चेंज होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये +3 दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो यदि हम दोनों तरफ +3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, तो 5x इज लेस देन 3x + 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा एक नया असमीका ये वाला बन गया। अब यहाँ पे भी हम लोग यदि हम लोग चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ लाना चाहें तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ ये 3x को घटा देना होगा। और चूंकि हम लोग एक समान संख्या, एक इक्वल संख्या दोनों तरफ घटा रहे हैं तो फिर से ये जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ से यदि आप जो नया असमीका को देखोगे तो यह हमारा बनेगा 5x - 3x इज लेस देन 4। यानी कि कुल मिला के हमारा जो नया असमीका बना वो क्या बना, 2x इज लेस देन 4। यानी कि जो हमारा प्रश्न था 5x - 3 इज लेस देन x + 1, वो छोटा बन के, वो सिंप्लीफाई बन के क्या बन गया, 2x इज लेस देन 4। अब यहाँ से यदि आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हो तो आप क्या पाओगे, x इज लेस देन 2। यानी कि जो हमारा प्रश्न था उसको हम लोग पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। और हमने आपको कहा कि जैसे ही हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे हम लोग उसका आंसर भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे, तो हम लोग जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आया, अब हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे कि यहाँ पे x जब एक पूर्णांक होगा तो इस दिए गए असमीका का सॉल्यूशन यानी हल क्या होगा, और जो भी हल होगा उसको हम लोग एक हल क्षेत्र में, एक हल समुच्चय में लिखेंगे। और वो हल समुच्चय में हम लोग किसी भी रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप इसे उस हल समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखो।
तो यदि हम इसको आपको दोनों फॉर्म में लिख के बताते हैं। यदि आप इसे पूर्णांक के रूप में लिखना चाहेंगे, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में के रूप में लिखना चाहेंगे, तो यह कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू i, यानी इंटीजर यानी कि पूर्णांक, जहाँ x इज लेस देन 2। ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। यदि आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यह हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यदि आप x की जगह पूर्णांक यानी इंटीजर का वैल्यू पुट करोगे -1 -2 -3 इत्यादि, तो आपको ये वाला मिल जाएगा जो कि यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और हमने अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि के रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसका हल समुच्चय वैसे भी आपको समझा दिया। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो क्या था, जब x एक वास्तविक संख्या हो तो उसको भी हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जहाँ पे x इज लेस देन 2। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिए गए असमीका का हल लिखा गया। दूसरे रूप में आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी ने इसे किस प्रकार से लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ जब x एक वास्तविक संख्या है, इस स्थिति में असमीका का हल x इज लेस देन 2 से व्यक्त है। इसका अर्थ है कि 2 से छोटी समस्त वास्तविक संख्याएं असमीका के हल है। अतः असमीका का हल समुच्चय माइनस नेगेटिव से लेकर 2 है, जो कि यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख कर बता दिया। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि हमने असमीका के हल प्राकृतिक संख्याओं, पूर्णांकों तथा वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों पर विचार करके ज्ञात किए हैं। आगे जब तक अन्यथा वर्णित न हो, हम इस अध्याय में असमीकाओं का हल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा है इसका मतलब सिर्फ यही है कि जैसे कि अब तक हम लोग जो 2 उदाहरण देखे उसमें आप देख सकते हो कि प्रश्न के बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि जब x एक पूर्णांक है या फिर x एक वास्तविक संख्या है या फिर कुछ और x एक प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि पिछले उदाहरण में लिखा हुआ था। तो वहाँ पे जो लिखा हुआ था ये वाला स्लाइड में, इसका मतलब बस यही था कि जब भी आपको प्रश्न में यह ना लिखा हो कि यहाँ पे x क्या है, वह पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, ये सब ना लिखा हो, तो आपको अपने से यह समझ लेना है कि यहाँ पे x क्या है, वास्तविक संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमने आज जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। और चूँकि अब हमारा समय भी समाप्त होने को है, ये हम आपको एक प्रश्न देते हैं, आप इसे वीडियो को खत्म होने के बाद हल कर सकते हैं होमवर्क के रूप में। इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन आएगा -2 से इन्फिनिटी, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इससे नोट कर लो अपने कॉपी पे, और वीडियो खत्म होने के बाद इसे होमवर्क के रूप में आप इसे प्रयास कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।